डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकेंड लेसन का पहला भाग हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग उसका दूसरा भाग को पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में पहले वीडियो का लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन हम लोग शुरू करते हैं और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्लास 12 के सेकेंड लेसन का ये राजनीतिक और आर्थिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का, ठीक है। VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारतीय इतिहास में किस काल अथवा युग के नाम से जाना जाता है? किस काल अथवा युग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बुद्धकालीन युग अथवा प्राक मौर्य काल। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? कौन होता था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? यक्षुणाध्यक्ष, जो मुद्रा को जारी करता था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है किस बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा बिंबिसार। इस प्रकार से भी इसको पूछ सकता है, बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की? बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की? तो हर्यक वंश की। किस वंश की स्थापना की? तो हर्यक वंश की स्थापना की। कब किया था? तो 544 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर होगा उदयन ने। किसने? उदयन ने, ठीक है, जो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था, ठीक है। चलिए अगला है अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। किसका पुत्र था? बिंबिसार का, ठीक है। अथवा इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि बिंबिसार का उत्तराधिकारी शासक कौन हुआ? उत्तराधिकारी शासक कौन हुआ? उसका बेटा ही नहीं होगा। तो इसका बेटा कौन था? अजातशत्रु। तो इसका उत्तराधिकारी भी अजातशत्रु ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नंद वंश की स्थापना किसने की? नंद वंश की स्थापना पद्मानंद ने। किसने की? पद्मानंद अथवा उग्रसेन। इनको उग्रसेन भी कहा जाता है। उग्रसेन ने कब किया था? तो 564 ईसा पूर्व में, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो अखंड भारत का निर्माता। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में घनानंद को पराजित करके मगध की राज सिंहासन पर बैठा था और उसने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। 9वां प्रश्न है कि घनानंद किसका समकालीन था? किसका समकालीन था घनानंद? सिकंदर का। किसका समकालीन था? सिकंदर का, ठीक है, जो कि एक यूनानी शासक था। 10वां प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। किसकी? मौर्य वंश की। और विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि अर्थशास्त्र के लिखने वाले चाणक्य थे और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामात्य थे। महामात्य अर्थात उसकी महामंत्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अंगीकार किया? किस धर्म को अंगीकार किया? तो जैन धर्म को। किसको? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की कैवल्य अर्थात मृत्यु की प्राप्ति कहाँ हुई? तो श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में, जो कि मैसूर के आसपास में है। मैसूर के नज़दीक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
बिंदुसार किस संप्रदाय को मानने वाला था? तो किस संप्रदाय को मानने वाला था? इसका आंसर होगा आजीवक संप्रदाय को। किस संप्रदाय को? आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। देखिए इन सारे क्वेश्चनों में ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए डायरेक्ट आपको इसका आंसर दिया जा रहा है। यूँ समझिए तो यह एक आपका टेस्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये जो डायमेकस है, ये डायमेकस कौन है? डायमेकस कौन है? ये जो डायमेकस है सीरिया के राजा अंत्योक प्रथम के, सीरिया के राजा अंत्योक प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डायोनिसस किसके शासनकाल में भारत आया था? डायोनिसस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो यह भी बिंदुसार के शासनकाल में आया था। तो यह मिस्र के राजा, यह मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय के राजदूत के रूप में आया था। टॉलमी द्वितीय के राजदूत के रूप में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सम्राट अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को वध करने के पश्चात मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, अर्थात अपने पिता के मृत्यु के 4 वर्षों के बाद। 17वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में। 18वां प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने अपने धम्म अर्थात धर्म के प्रसार के लिए किस पदाधिकारी को नियुक्त किया? किस पदाधिकारी को नियुक्त किया? तो धम्म महामात्र। धम्म महामात्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देवानाम प्रिय की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की? देवानाम प्रिय की उपाधि सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की या धारण की। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, जो 187 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया। अच्छा, बृहद्रथ की एक प्रश्न आता है कि बृहद्रथ की मृत्यु कैसे हुई? तो पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र कौन था? तो बृहद्रथ का सेनापति था, जो कि बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक थे। पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और हत्या करने के पश्चात उसने शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश की स्थापना किया और पुष्यमित्र स्वयं एक ब्राह्मण था। ठीक है, और इसने बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 22वां प्रश्न है, मेगास्थनीज किस शासक के राजदूत के रूप में भारत या पाटलिपुत्र आया था? किस शासक के राजदूत के रूप में भारत या पाटलिपुत्र आया था? तो इसका आंसर होगा यूनान के शासक सेल्यूकस के राजदूत के रूप में। ठीक है, यहाँ पे दिया है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, लिखी जाती है अर्थात किधर से किधर लिखी जाती है? बाएं से दाएं या दाएं से बाएं? तो यहाँ पे याद रखिएगा ब्राह्मी, ब्राह्मी यानी कि बाएं से, ब मतलब बायां। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, चलिए अब खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि तो ये हमारा हो जाएगा दाएं से बाएं, दाएं से बाएं की ओर। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की भाषा ... और लिपि ... है। बताइए क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत।
कौन सी भाषा? प्राकृत। और लिपि कौन सी? तो ब्राह्मी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम में आने वाले हैं और इसके पहले भी यह पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। गुप्तचरी की व्यवस्था सबसे पहले किस वंश ने लागू की? देखिए बहुत मेहनत लगा है, बहुत मेहनत लगा है। किस वंश ने लागू की? तो मौर्य वंश ने। किसने? मौर्य वंश ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27वां प्रश्न है कि गुप्तचरी के लिए किस प्रकार के व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे? तो इसके लिए ट्रेंड व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था। ट्रेंड व्यक्ति यानी कि जो गुप्तचरी कर सके। तो गुण पुरुष को। किस प्रकार के पुरुष को? तो गुण पुरुष को, जिसको हम लोग जासूस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जासूस। अच्छा है भेदिया। कहा जाता है ना कि घर की बेदिया लंका डाहे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मौर्यकालीन नई बस्तियों को क्या कहा गया है? मौर्यकालीन नई बस्तियों को सीता कहा गया है। क्या कहा गया है? सीता। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है मौर्यकालीन नई बस्तियों के प्रबंधन के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया गया? किस अधिकारी को नियुक्त किया गया? सीताध्यक्ष को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मौर्यकालीन राजकीय कोषाध्यक्ष क्या कहलाता था? सन्निधाता। सन्निधाता कहलाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। राजस्व व्यवस्था का प्रधान कौन होता था? तो कौन होता था? समाहर्ता। समाहर्ता। सब के सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 32वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था? ये आप लोग हमें कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। चलिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत से, चलिए एक चीज़ है, तो चलिए एक चीज़ मैं बतला दूं कि ये बिंदुसार और ये बिंबिसार ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। तो आपको मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था और इसके पुत्र थे बिंदुसार। ठीक है, और इनके पुत्र थे सम्राट अशोक। ठीक है, बिंदुसार के पुत्र कौन थे? सम्राट अशोक। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिंदुसार एक ऐसे सम्राट हुए कि जिनके पिता भी एक प्रतापी सम्राट और जिनके बेटा भी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश के संस्थापक है, हर्यक वंश के हैं। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम अजातशत्रु है। ठीक है, अजातशत्रु। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्तों को भी, अन्य स्टूडेंटों को भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप इस लेसन का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुशहाल रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।